Good morning, guys. Today we are going to discussing about plasmid vectors, okay, that are used in molecular biology. तो हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेक्टर्स, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड हम पढ़ेंगे व्हाट आर द व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ ए वेक्टर। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए एक वेक्टर के पास। थर्ड, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक वेक्टर की। चौथा, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट टू बी ए वेक्टर। एक वेक्टर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी के पास, डीएनए के पास, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। देन फिफ्थ, टाइप ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। फिर इनके एप्लीकेशंस, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस एंड व्हाई वी आर यूजिंग वेक्टर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर वेक्टर्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। एक वेक्टर की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं या वेक्टर होता है क्या है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज ए वेक्टर, ओके। तो सबसे पहला जो वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। वेक्टर इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि एक वेक्टर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड भी कैसा, सर्कुलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। बात समझ में आई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, हाँ, मैं अगर कहूँ कि क्या कोई लीनियर डीएनए एक्ट कर सकता है एज ए वेक्टर, तो हम आंसर देंगे नहीं। जब तक हम उस वेक्टर को सर्कुलर नहीं बना लें तब तक वो वेक्टर, तब तक उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, vector acts as vehicle molecule। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर है वो एक्ट करता है एज ए व्हीकल। जैसे इसका काम है बेसिक ट्रांसपोर्टेशन। जैसे भी आप अच्छे से जानते हो कि अगर आपको कोई गुड या कोई एग्जेक्ट्रा कोई भी चीज है आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जानी है, तो आप क्या यूज करते हैं, एक व्हीकल यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ से स्कूल जाना है तो मैं एक व्हीकल यूज करूंगा जाने के लिए। उसी तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर को यूज करते हैं एक फॉरेन डीएनए को, एक टारगेट डीएनए को किसी होस्ट के अंदर भेजने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो इसको यहाँ तक भेजने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट की जरूरत है, और वो इंटरमीडिएट कौन है, हमारा वेक्टर। बात समझ में आ रही है। ये आपको प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है भी कि हमको वेक्टर को यूज करना है एज ए व्हीकल मॉलिक्यूल। कई बार क्या लिखा होगा बुक्स में लिखा होगा कि जो वेक्टर होता है इट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसका मतलब भी यही है भाई, कैरियर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब भी यही है कि ये क्या करेगा, इट कैरी डीएनए इनटू ए सुटेबल सुटेबल होस्ट। किसी भी एक सुटेबल होस्ट के अंदर डीएनए को ले जाने का काम कौन करेगा, वेक्टर करेगा। ये बात समझ में आई। उसको हम कहेंगे एक वेक्टर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, दूसरा हमारा पॉइंट क्या था आज का, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ए वेक्टर। तो मेन फीचर क्या क्या होते हैं भाई, मैंने पहला तो बताया कि वेक्टर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, व्हाट आर द मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट टू बी ए टू बी ए वेक्टर।
क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ए वेक्टर मस्ट हैव ए वेक्टर must have origin of replication, that is ORIC। इसका मतलब होता है origin of replication, यानी वो खुद से इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सके। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव सेलेक्टेबल सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। ये भी बताऊंगा क्या होते हैं। तीसरा, इट मल्टीपल मस्ट हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। इन्हीं को शॉर्ट में कहते हैं MCS। किसी वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। जैसे मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सपोज दैट ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। सपोज दैट मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी अभी आपको, कि एक वेक्टर डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो ये होगी पहली। दूसरा, मैंने आपसे क्या कहा कि उसके पास एटलीस्ट उसके पास एक ORIC होना चाहिए। सपोज दैट ये एक ORIC है, यानी इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, कि इसके पास एटलीस्ट एक, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हों लेकिन कम से कम मिनिमम एक तो इसके पास सेलेक्टेबल सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने इसके पास, कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, कि इसके पास MCS होनी चाहिए। ये है इसके पास MCS, सॉरी MC क्यों नहीं, MCS, यानी मल्टीपल मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बता देता हूँ। ORIC अगर इसके पास है तो ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी अगर इसके पास ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि किसी के पास ORIC यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो थ्रू दिस ये ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग रेप्लिकेशन परफॉर्म कर लेगा, यानी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा वेक्टर। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं आपको एक ये बताऊं कि सपोज दैट एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और इसके पास एक तो इसका खुद का जीनोम है, सपोज दैट ये, है ना, इसके जीनोम में भी रेप्लिकेशन साइट होगी। और दूसरा, इसके पास एक प्लाज्मिड वेक्टर है, सपोज दैट ये, है ना। तो इस वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए, एक ORIC होनी चाहिए। अब ORIC की हेल्प से क्या करेगा ये, ORIC की हेल्प से ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करेगा, यानी ये अपने जीनोम पे बिल्कुल भी इस जीनोम पे डिपेंडेंट नहीं है कि इसके जब ये जीनोम रेप्लिकेट करेगा तभी ये वेक्टर रेप्लिकेट करे। समझे। जब इस वेक्टर का मन चाहेगा, जब जब रिक्वायरमेंट होगी, इस ORIC की हेल्प से ये वेक्टर रेप्लिकेट कर लेगा। बात समझ में आई। तो ये फंक्शन है ORIC का। दूसरा दूसरे हैं इसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब देखिए भाई, सेलेक्टेबल मार्कर जीन का क्या काम है। भाई सेलेक्टेबल मार्कर जीन का काम है सिलेक्शन कराना, टू कंडक्ट सिलेक्शन। क्योंकि जब आप जब कोई नया जीन आप इस क्लोनिंग साइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो ये सिलेक्शन कराएगा रिकॉम्बिनेंट का, रिकॉम्बी रिकॉम्बिनेंट का, किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के साथ। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपसे बताऊं तो वो क्या है, इसमें जो आपका सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर
जीन्स, ये कहाँ इन्वॉल्व होंगे? दे इन्वॉल्व्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, यानी ये कराएंगे हेल्प्स इन, हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ recombinant, recombinant from non recombinant cells। बात समझ में आई? किस सेल के अंदर वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, किसके नहीं हुआ है, वो कौन सिलेक्शन कराएंगे आपका ये मार्कर जीन। अब तीसरा, तीसरा तीसरा जो है इसमें वो है एमसीएस, यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। इनका क्या रोल है भाई? ये दे आर द साइट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी ये एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट्स होंगी जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर के कट लगाएंगे। सपोज जैसे, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, इको आर वन, इको आर वन के लिए जो एमसीएस यानी क्लोनिंग साइट्स होगी वो क्या होगी? GAATTC। तो इस एमसीएस के अंदर यहाँ पर इको आर वन आएगा और इसको कट कर देगा, समझे? ये किसमें हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन, ये हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि जब तक एमसीएस नहीं होगा तब तक कोई डीएनए में कट नहीं लगेगा, और जब तक कट नहीं लगेगा तब तक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल भी नहीं फॉर्म होगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? तो ये तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं एक वेक्टर होने के लिए। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिख देते हैं कि व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट में, कि एक चौथी डिमांड ये भी कर देते हैं कई बार कि वेक्टर है इट मस्ट बी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज में भी वेक्टर स्मॉल होना चाहिए जिसकी वजह से उसका कॉपी नंबर ज्यादा हो। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि जो एमसीएस है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, या यहाँ इस वेक्टर में आइए यहाँ पर, कि ये जो एमसीएस हैं ये एक वेक्टर के लिए एक ही होनी चाहिए, सॉरी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक साइट ही प्रेजेंट होनी चाहिए, समझे? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या है? जैसे एक साइट तो है, सपोज दैट इसमें यहाँ पर एक साइट तो है इको आर वन के लिए, इको आर वन के लिए, है ना? दूसरी साइट सपोज दैट यहीं पर है साल वन के लिए, साल वन के लिए। तीसरी साइट सपोज दैट यहाँ पर है इसमें पीएसटी वन के लिए, पीएसटी वन के लिए। चौथी साइट सपोज दैट इसमें यहाँ बाहर कहीं सेलेक्टेबल मार्कर जीन के बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है सपोज दैट हिंड थ्री के लिए, हिंड थ्री के लिए, है ना? आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही साइट है। जैसे हिंड थ्री के लिए एक साइट है, इको आर वन के लिए एक साइट है, साल वन के लिए एक ही साइट है, या पीएसटी वन के लिए एक साइट है। इस तरह से मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक एक साइट होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए दो साइट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सपोज दैट अगर मैं ये कह दूं कि इसमें यहाँ पर एक और साइट है इको आर वन की, इको आर वन की एक साइट और है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी पता है? कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा इको आर वन, सपोज दैट इको आर वन क्या करेगा? इको आर वन आते ही इसमें यहाँ पर भी कट लगा देगा, इको आर वन आते ही इसमें, इको आर वन जैसे ही आएगा वो इसमें यहाँ भी कट लगा देगा और यहाँ भी कट लगा देगा। इससे क्या होगा? ये आधा वेक्टर, ये वाला आधा पोर्शन, इससे क्या होगा? ये वाला आधा पोर्शन तो चला जाएगा बाहर, और ये दूसरा वाला आधा बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से हमेशा ये मैंडेटरी होता है जब भी हम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पढ़ते हैं, कि एमसीएस एक, एक आरई के लिए एक ही साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, एक से ज्यादा साइट्स सेम के लिए, सेम रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के लिए प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बात समझे आप? इसीलिए एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की एक ही साइट बनाई होगी मैंने भी हर जगह पर।
ये याद रखने वाला पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। समझे? तो ये है व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी ए वेक्टर। समझे? इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। मैं इसमें बता चुका हूँ सिलेक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे। इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। ये मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ऑफ वेक्टर अगर आप देखें तो हमने वेक्टर को क्लासिफाई किया है साइज के बेस पे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का कितने बड़े जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो कैरी कर सकते हैं किसी होस्ट के अंदर। तो अगर मैं एक सिंपल उसमें बताऊं कि टाइप ऑफ वेक्टर, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप ऑफ वेक्टर, वो कौन कौन से पढ़ाऊंगा वो आप नोट कर लो इस तरह से। पहला वेक्टर होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर। दूसरे वेक्टर हैं यहाँ पर हमारे फेज वेक्टर। फेज वेक्टर। तीसरे वेक्टर हैं हमारे यहाँ पर कॉसमिड वेक्टर। चौथे वेक्टर है हमारे यहाँ पर चौथे वेक्टर है हमारे यहाँ पर फेजमिड वेक्टर। फेजमिड वेक्टर। पांचवें वेक्टर है हमारे यहाँ पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और छठे हैं यहाँ पर हमारे ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये 6 तरह के वेक्टर मैं आपको इन क्लासों में पढ़ाऊंगा। अगली क्लास जब भी हमारी होगी उसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक दिन में आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा। एक कंप्लीट टॉपिक ने एक दिन में मैं इनको कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। इनके लिए पूरा कम से कम एक एक 1.5 घंटे का शेड्यूल चाहिए। उसके लिए मैं आपको वेक्टर में एक कुछ कॉमन एग्जांपल समझा देता हूँ। एक एग्जांपल वेक्टर का, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको वेक्टर का ये समझाऊं कि हमारा प्लाज्मिड वेक्टर मैं आपको समझा देता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है PBR 322। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, PBR 322। चलिए पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये है PBR 322, इसमें P क्या स्टैंड करता है, ये बताता है कि जो वेक्टर है वो एक प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है। बी और आर, ये उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसको पहली बार कंस्ट्रक्ट किया। उनके नाम है बॉलीवर एंड रोड्रीग्यूज। रोड्रीग्यूज। और 322, ये है इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यानी इतने में नंबर पे आइसोलेट किया गया था। बस समझ में आ रही है? और एक और प्रॉपर्टी कि जो प्लाज्मिड वेक्टर हैं, ये स्मॉलर होते हैं साइज में। स्मॉलर होते हैं साइज में, ये इनकी एक अच्छी बेसिक प्रॉपर्टी है। मोस्ट वाइडली यूज किए जाते हैं। मोस्टली यूज्ड किए जाते हैं आरडीटी में। कॉपी नंबर इनका हाई होता है। कॉपी नंबर इनका हाई होता है। और क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए जनरली यूज किए जाते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है ना। इसके बाद मैं एक कॉमन वेक्टर आपको समझाता हूँ, PBR 322। डायग्राम आप देखिएगा। अगर हम PBR 322 को देखें तो इसके पास वो तीनों रिक्वायरमेंट हैं जो मैंने आपको बताई थी कि ए वेक्टर मस्ट हैव 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। PBR 322, है ना, 322। अगर मैं इसका साइज देखूं तो इसका साइज है 4.36 kbps, यानी 4.36 किलो बेस पेयर्स का वेक्टर साइज बहुत ही स्मॉल है। अब मैं देखूं इसके पास क्या क्या चीजें हैं। पहला तो इसके पास है एक ORIC, यहाँ पर एक ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर इसके पास है यहाँ पर एक रोप साइट। रोप साइट। तीसरी मैं देखूं इसके पास, जैसा मैंने बताया आपको कि कम से कम एटलीस्ट एक साइट तो यहाँ पर होनी ही चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर जीन तो होना ही चाहिए, और वो है इसके पास यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस।
जी। इसके पास एक और सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, वो है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके पास चार चीजें होनी चाहिए, ORIC, सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो कि दो हो गए, और तीसरा क्या बचा? MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। अब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इसके पास होती हैं लगभग, जो मेजर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पास पहली है यहाँ पर एक साइट है BAM1 की, BAMH1 की। यहाँ पर इसके पास है एक रेस्ट्रिक्शन साइट, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड होल्ड। हाँ, इधर है इसके पास साल 1 की साइट, है ना? यहाँ पर है इसके पास फिर PST की साइट, इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर PST1, इधर है PVU1 की। रोप साइट के अंदर भी इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, डेट इज PVU2। इसके पास हिंड 3 की साइट भी होती है ना? यहाँ पर है इसके पास हिंड 3 की साइट, इधर है इसके पास ECO-R1 की साइट, और इधर है किला वन की साइट। तो लगभग इतनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स यानी क्लोनिंग साइट्स इसके पास प्रेजेंट होंगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो अब देखो, जो मैं पहले ही बताया था कि व्हाट आर द मिनिमम फीचर टू बी ए वेक्टर। पहला फीचर क्या होना चाहिए कि इट मस्ट बी स्मॉल इन साइज, तो 4.36 केबी का साइज है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि इसके पास एटलीस्ट एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। तो ये क्या है इसके पास? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दोनों के दोनों सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके पास कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक साइट तो होनी ही चाहिए। और आप देखो इसके पास BAM1 की साइट है, साल 1 की साइट है, किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर। इसके पास PVU1 और PST1 की साइट्स हैं, किसके अंदर? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर। इसके पास ECO-R1 की साइट है, इसके पास हिंड 3 की साइट है, इसके पास CLA1 की साइट है, इसके पास PVU2 की साइट है। तो इतनी सारी मल्टीपल साइट्स इसके पास हैं। अब हम इसको क्लोनिंग के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ORIC से, इस ORIC की हेल्प से भाई ये रेप्लिकेशन कर लेगा आराम से, सिलेक्शन इन सेलेक्टेबल मार्कर जीन की हेल्प से कर लेगा, है ना? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होने की वजह से इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज ये रोप साइट, इसका फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोप साइट। भाई रोप साइट का मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन? दोज प्रोटीन्स दोज proteins which are which are involved in replication replication of plasmid। यानी इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो 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 प्रोटीन जरूरत की है वो इस रोप साइट की हेल्प से होंगी। जैसे DNA रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से पॉलीमरेज एंजाइम आने चाहिए, हेलिकेज एंजाइम आने चाहिए, सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है? इस रोप प्रोटीन के सीक्वेंस पर, इस रोप प्रोटीन पर ही डिपेंडेंट है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक वेक्टर होने की। ये बात सभी को समझ में आई भी? ओके। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, इसके बाद का हमारा टाइप हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया। हाँ, कहाँ कहाँ हम वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। इनोमरस यूज हैं भाई एक वेक्टर के। अगर मैं आपसे कहूँ एक वेक्टर का यूज किस फील्ड में नहीं है वो मुझे बताओ, तो आज की डेट में ऐसा कोई फील्ड होगा ही नहीं जहाँ पर RDT होती हो और वेक्टर यूज ना किया जाए। पहला जो मैं मेजर एप्लीकेशन बता देता हूँ वो है RDT, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग।
आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एक वेक्टर। दूसरा, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोटीन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा, जैसे थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स, ड्रग प्रोडक्शंस, ड्रग यानी रिकॉम्बिनेंट ड्रग, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। या मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे आप जानते हैं, यूमेलिन यूमेलिन प्रोडक्शन में, यानी रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने में, है ना। ट्रांसजेनिक क्रोप बनाने में, ट्रांसजेनिक क्रोप प्रोडक्शन करने में, जीएमओ बनाने में। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दे में बी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप, जीएमसी बनाने में, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म बनाने में हम जीएमओ का यूज कर सकते हैं। उन सब में वेक्टर की जरूरत पड़ती है भाई, समझ रहे हैं ना। तो वेक्टर के तो बहुत ही सारे यूज हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत सारे हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक कर करके, बहुत सारे वेक्टर अभी पढ़ाने मुझे बाकी हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।